चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के शुरू होने का। पर पता नहीं संदीप कहाँ रह गया। ओह सॉरी बबीता, आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा सा ना लेट हो गया। लेकिन जनाब देर हुई कैसे? कुछ नहीं यार, मेरे घर की घड़ी में सेल खत्म हो गए थे। टाइम का पता नहीं चला और जब अपने सेल फोन पर टाइम देखा तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। लेकिन संदीप, बात कितनी अजीब है ना कि आज समय की कीमत पैसे से नापी जाती है। ये तो सच है। लेकिन यदि हमारे पास आज स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो शायद मेरे साथ साथ आप सब भी हमेशा ही लेट होते और बहुत सी चीजें तो कभी संभव ही नहीं हो सकती थी। हाँ संदीप, यातायात, संचार व्यवस्था और लगभग सब कुछ आज समय के साथ ही अपनी बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन बबीता, मजेदार बात तो ये है कि जिस टाइम को हम सब स्टैंडर्ड मानते हैं वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसे आज ही के दिन 1884 को स्वीकार किया गया था, जबकि इसके पहले तक हर किसी के समय मापने के तरीके अलग अलग हुआ करते थे, जिस कारण उनमें अंतर होना लाजमी था। Materials, goods, and so forth back and forth around the world relatively quickly begins. You need schedules for these kinds of things, and then when undersea telegraph comes in, and it becomes possible to communicate to places like from India back to England, the need for some sort of system of time becomes that much more necessary. जी हाँ दोस्तों, आज हम सब ग्रीनविच टाइम का इस्तेमाल करते हैं और इसी के अनुसार हमारी घड़ियां काम करती हैं। ये ग्रीनविच टाइम यूनिवर्सल भूमध्य रेखा पर आधारित है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति 41 प्रतिनिधियों और 25 देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। इस दिन वॉशिंगटन में हुए सम्मेलन में ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह से नियंत्रित किया गया था जिससे भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से गुजर सके। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि इस रेखा से पूर्व और पश्चिम के सभी लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापे जा सके। खास बात ये थी कि इस डिवाइस को पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के लिहाज से तैयार किया गया था और जब करीब 9 साल में 1 लीप सेकंड पड़ता है तो इस ग्रीनविच टाइम में 1 सेकंड घटा दिया जाता है। ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि यदि वैज्ञानिक ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ सालों बाद इस 1 सेकंड का फर्क इतना बढ़ जाएगा कि जब घड़ी में रात के 12 बजेंगे तो हकीकत में दिन के 12 बजे का समय हो चुका होगा। वैसे दोस्तों, ग्रीनविच टाइम को GMT के नाम से भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल। फिलहाल इस कभी ना खत्म हो सकने वाली समय यात्रा से वापस आते हैं और बात करते हैं आज ही के दिन जन्मी कुछ खास और यादगार शख्सियतों पर। ऐ दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। पता है संदीप, जब कोई अभिनेता पर्दे पर अपने अभिनय से हमारा मनोरंजन करता है तो उसके साथ हमारा रिश्ता ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि वो हमारे जानने वालों में से हो। अरे बबीता, ये रिश्ता सिर्फ पर्दे तक ही सीमित ना होकर ताउम्र उनके साथ जुड़ा रहता है, फिर चाहे वो इस दुनिया में हो या फिर किसी और दुनिया में हो।
13 अक्टूबर सन 1911 वो दिन था जब भारतीय सिनेमा की एक नायाब शख्सियत ने इस दुनिया में अपने कदम रखे थे और माँ बाप ने उनका नाम रखा था कुमुद कुमार गांगुली। ये नाम हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा और सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि हमने ही तो इन्हें दादा मुनि की उपाधि दी थी और इंडस्ट्री ने इन्हें नाम दिया था अशोक कुमार। ये एक ऐसा नाम है जिसने उस समय की प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम से सिनेमा प्रेमियों के दिलों को जीत लिया। सच में बबीता, करीब 300 फिल्मों में काम करने वाले अशोक कुमार कभी भी जोखिम लेने से नहीं घबराए और पहली बार सिनेमा में एंटी हीरो की भूमिका निभा डाली। वैसे फिल्मों में इनका आना मात्र एक संयोग ही कहा जा सकता है संदीप। बात उस समय की है जब अशोक जी बॉम्बे टॉकीज में बतौर लेबोरेटरी असिस्टेंट काम किया करते थे। 1936 में यहाँ पर फिल्म जीवन नैया की शूटिंग चल रही थी और फिल्म के हीरो अचानक बीमार पड़ गए। कंपनी अब नए अभिनेता की तलाश कर रही थी। स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय की नजर अपने लैब असिस्टेंट पर पड़ी और उन्होंने आकर्षक व्यक्तित्व के धनी दादा मुनि को अपनी फिल्म में काम करने के लिए कहा। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, लगातार बढ़ता ही गया, चलता ही गया। क्या बात है। अशोक कुमार जी के इस नए सफर में सफलता बदस्तूर जारी थी, लेकिन उनकी किस्मत का दरवाजा 1943 में आई फिल्म किस्मत से ही खुला। धीरे धीरे आरे बादल, धीरे आरे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे। इस फिल्म में अशोक जी ने पर्दे पर सिगरेट का धुआं इस कदर उड़ाया कि एक एंटी हीरो के रूप में भी लोग उनकी वाहवाही किए बगैर नहीं रह सके और फिर फिल्म ने सफलता के कई नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। इसी दशक में उन्हें एक और बड़ी सफलता फिल्म महल से मिली। इस फिल्म में उनकी हीरोइन के रूप में मधुबाला थी। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। अब तक फिल्मों की दुनिया से दिलीप कुमार, देवानंद और राजकुमार जैसे मंझे हुए खिलाड़ी भी जुड़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद दादा मुनि का क्रेज कम नहीं हुआ और उनका जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता रहा। अपने दौर की कई सफल अभिनेत्रियों के साथ काम करने वाले अशोक जी ने मीना कुमारी के साथ भी बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें पाकीज़ा, बहू बेगम, एक ही रास्ता, बंदिश और आरती जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। माफ कीजिएगा बानो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन सुरैया की जिद ने हमें मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा गुनाह किया हमने जिससे हमारा ज़मीर कभी माफ नहीं करेगा। वैसे बबीता, हम दादा मुनि की फिल्मों की चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन ये चर्चा उनकी फिल्म आशीर्वाद के बिना तो अधूरी ही रहेगी। हाँ, वो तो है संदीप। इस फिल्म में अशोक जी ने एक नए किरदार का रोल निभाने के साथ साथ रेलगाड़ी वाला जो गीत गाया था ना, वो सभी ने बहुत पसंद किया। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अशोक कुमार ने खुद तो हिंदी सिनेमा में नाम बनाया ही, साथ ही अपने दोनों भाइयों गायक एवं अभिनेता किशोरदा और अभिनेता अनूप कुमार को यहाँ तक आने में भी पूरी मदद की। वैसे अशोक कुमार जी गंभीर विषयों पर ही नहीं बल्कि हास्य में भी महारत रखते थे। फिल्म चलती का नाम गाड़ी ऐसी ही हास्य फिल्मों का उदाहरण है और इसकी खासियत ये थी कि इसमें तीनों भाइयों ने साथ में काम किया था। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। फिल्मों के अलावा दादा मुनि ने देश के पहले सोप ओपेरा
हम लोग के साथ छोटे पर्दे पर भी अपना जादू बिखेरा और साथ ही आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित धारावाहिक में भी बेहतरीन भूमिका निभाई। या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदायाना बनाया होता, अपना दीवाना बनाया मुझे होता तूने, क्यों खिरदमंद बनाया न बनाया होता। सूफियों के जो न थे लायक सोहबत तो मुझे काबिल जलसा रिंदाना बनाया होता। करीब 6 दशकों तक हिंदी सिनेमा को समृद्ध करने वाले दादा मुनि को भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण से नवाजा। 13 अक्टूबर हमारे लिए भले ही यादगार रहे, लेकिन अशोक जी के लिए ये दिन किसी मातम से कम नहीं था। 13 अक्टूबर 1987 ही वो तारीख थी जिसने उनके जन्मदिन को अंधेरे से भर दिया। दरअसल इसी दिन उन्होंने अपने छोटे भाई किशोर कुमार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2001 को वो तारीख आई जब इस दिग्गज कलाकार ने भी दुनिया से विदा ले ली और हमारे लिए छोड़ गए करीब 300 फिल्मों की एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। मारा जिया रे ओ तार बिना लागे नहीं मारा जिया रे नैना ने थारी कैसा जादू किया रे तार बिना लागे नहीं मारा जिया रे ओ तार बिना लागे नहीं मारा जिया रे। और बबीता, अब बात एक ऐसे फनकार की जिनकी तारीफ करना मतलब सूरज को दिया दिखाना। शब्द भी शायद इस फनकार के फन को सलामी देने के लिए कम पड़ जाए। हाँ संदीप, शहंशाह कव्वाली की आवाज जब कभी भी सुनाई पड़ती थी, चारों ओर से वाह 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 की आवाजें थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अपने परिवार की 600 साल पुरानी कव्वाली परंपरा को इन्होंने न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि इसे बुलंदियों तक पहुंचाया भी। कई घंटों तक लगातार गाने की क्षमता रखने वाले इस कव्वाली उस्ताद का नाम है नुसरत फतेह अली खां। एक ऐसा नाम जिसके बिना कव्वाली की चर्चा उसी तरह अधूरी है जैसे चांद के बिना चांदनी। नुसरत जी की पहली परफॉर्मेंस 16 साल की उम्र में हुई थी और ये मौका था उनके पिता की कब्र पर शोक मनाने का, जिसे मौत के 40 दिन बाद की जाने वाली चिलम परंपरा के नाम से जाना जाता है। संदीप, इनके सुरों और लफ्जों की कदर पूरी दुनिया को थी और अपनी पॉपुलैरिटी के कारण ही उन्होंने 40 से भी ज्यादा देशों की यात्राएं की। नुसरत जी का जन्म आज ही के दिन 1948 यानी 1948 में फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ था। वैसे इनके पिता नहीं चाहते थे कि नुसरत कव्वाली के पेशे को अपनाए। उनका मानना था कि समाज में इस पेशे की इज्जत कम और भविष्य भी कुछ खास नहीं है। 13 अक्टूबर 1948 में लायलपुर में मौजूदा फैसलाबाद में मेरी पैदाइश हुई। मेरी 4 बहनें और हम 2 भाई हैं, मेरे छोटे फर्रुख और मैं। हाँ, और इसीलिए ना वो अपने बेटे को बनाना चाहते थे एक डॉक्टर या फिर कोई बड़ा इंजीनियर, लेकिन दुनिया की रोशनी में अभी एक सुर सजने को बेताब था और फिर बेटे की जिद के आगे पिता को बेबस होना ही पड़ा। नुसरत जी का प्रशिक्षण शुरू ही हुआ था कि उनके पिता का इंतकाल हो गया और उन्होंने आगे की शिक्षा अपने चचा जान से ली। शुरू में अपने वालिद उस्ताद फतेह अली खान साहब, पहले मुझे तबले की तालीम थी। बचपन में मुझे तबले के मतलब लय के मतलब तालीम थी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बंदिशें अपने घराने की जो थी मौसीकी की उन्होंने बताई हमें। फिर उनके इंतकाल के बाद, अभी मैं उस वक्त सीख ही रहा था तो मैं पढ़ भी रहा था, तो उनके इंतकाल के बाद मैंने अपने ताया मरहूम उस्ताद मुबारक अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान और चचा नवाज़ अली खान साहब, उनके क्लासिकी मौसीकी तो हमारी बुनियादी चीज तो है ना। तो इसके अलावा मुझे कलाम बुजुर्गान दीन का याद करवाया गया। मेरे चाचा खास तौर पर उस्ताद नवाज़ अली खान साहब ने, वो बड़े पढ़े लिखे थे, खुद शायर भी थे, उन्होंने कलाम के मतलब मेरे वालिद साहब ने भी, ताया ने भी, कि ये चीजें जो बुजुर्गों की चली आ रही हैं, जो पुरानी ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही हैं,
इनको याद करो, हजरत अमीर खुसरो का कलाम, जामी साहब का कलाम, हाफिज साहब का कलाम। नुसरत जी की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस रेडियो पाकिस्तान के जश्न बहारा के लिए की गई रिकॉर्डिंग थी। खान जी ने खास तौर पर उर्दू और पंजाबी में ही अपनी पेशकश दी है, लेकिन इसके अलावा पारसी, ब्रिज भाषा और हिंदी में भी उन्होंने लोगों को रोमांचित किया है। पाकिस्तान में उनकी पहली बेहतरीन पेशकश थी हक अली अली, जो कि उन्होंने पारंपरिक अंदाज और वाद्य यंत्रों के साथ दी थी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हक 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 अली 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 मौला अली, ये तन पर अली अली हो, ज़बान पर अली अली, वर्ष 1985 में नुसरत जी ने लंदन में होने वाले वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट्स और डांस फेस्टिवल के लिए परफॉर्म किया और 1985 व 88 में वो पेरिस में अपने फन का जादू चला रहे थे। वर्ष 1987 में 5वें एशियन ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के मौके पर जापान फाउंडेशन के निमंत्रण पर पहली बार नुसरत जी जापान गए और परफॉर्म किया। उन्होंने पीटर गैब्रियल, पर्ल जैम और रॉजर वाइट जैसे कई बड़े संगीत महारथियों के साथ मिलकर भी बेहतरीन संगीत को पेश किया है। दमादम मस्त कलंदर उनके ही फन का एक नमूना है, जिसे पहली बार वुमेट फेस्टिवल के मौके पर पेश किया गया था। विश्व प्रसिद्ध संगीत निर्माता एवं गायक ए.आर. रहमान खुद भी नुसरत साहब के बड़े अनुयायियों में से एक हैं। भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर पेश किए रहमान के एल्बम वंदे मातरम के गुरुज ऑफ पीस गीत में खान साहब का योगदान था, लेकिन इस एक गीत के अलावा रहमान को उनके साथ काम करने का मौका फिर कभी भी नहीं मिल पाया। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारे, खींची है लकीरें इस ज़मीन पे पर ना खींचो देखो बीच में दो दिलों के दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे एहसास उसके जख्मों का हो के अपना भी दिल भर भर लाए रोए रखी।
हाँ बबीता, और इसलिए रहमान ने उनके सम्मान में गुरुज ऑफ पीस नाम से एक एल्बम रिलीज किया, जिसमें अल्लाह हू गीत के जरिए खान साहब को सलामी दी गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के तहत नुसरत फतेह अली खान साहब को सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड कव्वाली देने का खिताब हासिल है। वर्ष 2001 तक उनके 125 एल्बम्स रिकॉर्ड हो चुके थे। 11 अगस्त 1997 को उनके किडनी और लिवर फेल होने की वजह से खान साहब को इंग्लैंड ले जाया गया और फिर हालात बेकाबू होने से 16 अगस्त को उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को यूनेस्को म्यूजिक के बड़े बड़े पुरस्कारों के साथ बहुत से दूसरे सम्मानों से भी नवाजा गया था। 6 नवंबर 2006 को टाइम पत्रिका ने उन्हें 60 इयर्स ऑफ एशियन हीरोज में 12वें स्थान पर रखा था। 2010 में उस्ताद को NPR की 50 महान आवाजों में शामिल किया गया। और आज रूह को छू जाने वाली इस आवाज के शहंशाह को विश्व के साथ साथ हमारी पूरी टीम भी सलाम करती है। चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। दोस्तों की शिकायत करूं सच में अद्भुत आवाज के बादशाह थे नुसरत फतेह अली खान साहब। और अब हम बात करने जा रहे हैं संगीत के ही एक और महारथी की। अब हम आपको बताएंगे अब तक 13 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके पॉल साइमन के बारे में। सन 2006 में टाइम मैगजीन ने इन्हें 100 ऐसे लोगों में शामिल किया है जिन्होंने दुनिया को आकार देने में अपना योगदान किया है। साइमन का जन्म 13th of October यानी 13 अक्टूबर 1941 यानी 1941 को न्यू जर्सी में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने मित्र आर्ट गारफंकल के साथ की थी। पहले स्कूल में और फिर कॉलेज में दोनों ही जगह इन्होंने साथ काम किया। स्कूल में दोनों अपनी परफॉर्मेंसेज टॉम एंड जेरी के नाम से करते थे और 1957 में उन्होंने हे स्कूल गर्ल का ट्रैक तैयार करके $7 कमाए थे। School girl in the second row. The teacher's looking over, so I gotta whisper way down low. You say, whoop, bop, a loop, bop. Let's meet at the school after. इसके बाद कई सालों तक दोनों की जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और उनकी एक के बाद एक सभी परफॉर्मेंसेस असफल रहीं। इस नाकामयाबी की एक बड़ी वजह शायद उनकी सेट टोन भी थी, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। करियर पर प्रश्न लगता देख साइमन ने अपने स्टाइल के साथ प्रयोग करने शुरू किए, जिसके बाद 1967 से हालात में कुछ सुधार होना शुरू हो गया। दरअसल 1967 में साइमन और गारफंकल ने माइक निकोल्स की आइकॉनिक फिल्म द ग्रेजुएट के लिए साउंड ट्रैक तैयार किया। Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 1968 में आई इस फिल्म के गानों स्कारबोरो फेयर और मिसेस रॉबिन्सन को खूब सराहा गया और फिर धीरे धीरे ये जोड़ी अपने समय की सबसे आकर्षक जोड़ी के रूप में उभरकर सामने आई। 1970 में कुछ मतभेदों के कारण ये जोड़ी टूट गई और साइमन को अपना टैलेंट अकेले ही दिखाने का मौका मिला। 1972 में साइमन ने अपने ही नाम से एक एल्बम लॉन्च किया, जिसका एक गाना कुछ यूं था, मदर एंड माई चाइल्ड रीयूनियन। No, I would not give you false hope on this strange and mournful day, but
the mother and child reunion is only a motion away. अब साइमन ने एक के बाद एक सफलताएं हासिल करना शुरू कर दिया। हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन फिर भी उनका जादू चलता रहा। 1980 के दौरान साइमन का रुझान अफ्रीकन और ब्राजीलियन म्यूजिक की ओर हुआ और वो 1985 में साउथ अफ्रीका आ गए। यहाँ इन्होंने रॉक, ज़ाइडेको, टेक्स मैक्स और बहुत से दूसरे एलिमेंट्स को मिलाकर ग्रेसलैंड नाम का एक ऐसा एल्बम पेश किया जो उसके पहले तक किसी ने भी नहीं सुना था। The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. इस एल्बम ने सिर्फ साइमन को ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकन म्यूजिक को भी विश्व भर में पहचान दिलाने में बहुत मदद की थी। हम सभी संगीत से भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए साइमन ने ग्रेसलैंड को फॉलो किया और 1990s में द रिदम ऑफ द सेंट्स पेश किया। लेकिन उनकी ये कोशिश उतनी सफल नहीं रही जितनी कि इसके पहले ग्रेसलैंड में रही थी। साइमन का मानना है कि मैं उस चीज में ज्यादा रुचि रखता हूँ जो मैंने खोजी है या बनाई है, लेकिन इसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए हार से डर जाना बुज़दिली है, जो कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ। Somehow, when the sound seems to be correct in my imagination, the story can begin. I don't know what I'm going to write when I begin to write. It feels like you're walking down a path, but you can't see around the bend and you don't know where you're going to go, which is fun. It passes and then I say, oh, that's what that was about. अब तक जीते 13 ग्रैमी अवार्ड्स में से उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसमें शामिल है। वर्ष 2001 और 2007 में इन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लोगों तक बेहतरीन म्यूजिक को पहुंचाने की साइमन की कोशिशें अभी भी जारी हैं और आज उनके जन्मदिन पर हम सब की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। संदीप और बबीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।